तो फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लें। ठीक हो गया। हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने लाखों गुफा सबसे पहले पढ़ा था। किसके बारे में? लाखों गुफा। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। आप इस क्या है, डेट याद करनी पड़ेगी कब इसकी खोज। तो आपको याद होनी चाहिए 1968 में खोजी। कहाँ पे हुई? अल्मोड़ा के बाड़ी सेना में इसकी खोज हुई थी। ठीक हो गया। किस नदी? आपसे ये भी कहा था मैंने, नदी कौन सी थी? शिवाल नदी के तट पर है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मैंने कहा था आदमी क्या करेगा, एक तो खुद की चित्र बनाएगा। अगर शैल चित्र की बात करेंगे तो आदमी क्या करेगा, खुद के शैल चित्र बनाएगा, या फिर क्या करेगा कहेंगे, शैल चित्र खुद के बनाएगा या जानवरों के बनाएगा। तो मानव और पशुओं के हमें क्या मिले थे? यहाँ से चित्र मिले थे। यही चीज़ बताई थी। और मानव की आकृतियों को वहाँ नृत्य करते हुए दिखाया था। ठीक है। विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से यहाँ सजाया गया है। ग्वारख्या, यह क्या है? अलकनंदा के किनारे स्थित है। डुंगरी गांव था। यहाँ मानव, मैंने कहा था यहाँ पे देखो 4 चीज़ों के मिले, मानव, भेड़, बारहसिंघा और एक लोमड़ी। इनके क्या मिले? यहाँ से शैल चित्र मिले, वो भी रंगीन। रंग तो उस टाइम भी थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन अभी इसमें से मिले, ग्वारख्या में से। किमनी गांव, मैंने कहा था किमनी गांव जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से सफ़ेद रंग के क्या मिले? शैल चित्र। सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले? किमनी गांव से। मलारी गांव, मलारी गांव क्या इंपॉर्टेंट है? देखो किमनी, मलारी, ग्वारख्या तीनों का है, चमोली में। हो गया। मलारी गांव इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चमोली में स्थित है, पहली बात। ठीक है। मलारी गांव में इसमें मिला क्या? 5.2 kg का हमें एक मुखावरण। मुखावरण का मतलब क्या होता है? मुकुट मिला है। ठीक हो गया। इसे पूछा जाता है ना इसमें कि कहाँ से 5.2 kg का मुखावरण मिला, और इसकी खोज कब करी गई, क्या यह किसने करी? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कब खुदाई करी थी? 2002 में। इस तरह से आपको याद रखना है। हो गया। अच्छा, यहाँ के जो यहाँ से और क्या प्राप्त हुए? नरकंकाल मिले और मिट्टी के बर्तन मिले। आपसे ये भी एक और चीज़ पूछ सकती है, बताइए मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? मल्हारी गांव से क्या क्या मिला था? एक नरकंकाल। अब नरकंकाल है तो मिट्टी, वो क्या बनेगा? खाने के लिए चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन और फिर जानवरों के अंग। ठीक हो गया। ठीक है। 4 चीज़ें मिली, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अंग। अच्छा, लवे थाल, लव, मैंने कहा था लव का मतलब क्या होता है? हाथ में हाथ डाल कर बातें करना। तो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते थे। हो गया, लव खत्म। और यहाँ पे लव हुआ तो एक ना एक तो शिकार होता है, या तो लड़की का शिकार होगा या लड़के का शिकार होगा, यही चीज़ें होती थी। चलो, हुडली, हुडली मैंने कहा था हुडली उत्तरकाशी में स्थित है, लेकिन इससे कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? इससे मिले नीले रंग के शैल चित्र। इस तरह से आपको याद करना है, हुडली, नीले रंग के शैल चित्र। उसके बाद पेट साल, पेट साल मैंने कहा था पेट है खराब तो कत्थई रंग, समझ गए क्या होगा? तो यहाँ से कत्थई रंग के क्या मिले हैं? पेट साल से क्या मिले? कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं। समझ में आया? तो अल्मोड़ा के, और पेट साल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। जैसे पेट साल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। समझ में आया तुम्हारे? ठीक है। पेटसाल कहाँ स्थित है? का मैंने अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में देखो, अल्मोड़ा के पेटसाल और पूनाकोट गांव, इन दोनों के बीच में स्थित है कफकोट। ठीक है। वहाँ से नृत्य करती मानव आकृतियों की कत्थक मूर्ति, या इस तरह से पूछ सकता है, नृत्य मानव आकृतियों की कत्थई मूर्ति कहाँ से मिली है? कफकोट। कहाँ? पेटसाल में। हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या है? फल सीमा। फल मैंने कहा था आपसे, कैसे फल कब मिलता है? जब आप योग करोगे। योग करोगे तो आपकी स्मरण शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। स्मरण शक्ति बढ़ी तो आप किसी भी सक्सेस, मतलब किसी फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है। हो गया। तो वैसे फल सीमा से हमें योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृति मिली। हो गया। नृत्य हर जगह भैया, नृत्य के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो नृत्य वाली जो आकृतियाँ वो हर जगह आपको मिल रही है। रामगंगा घाटी, मैंने कहा था रामगंगा घाटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से खाली क्या मिले? पाषाणकालीन स्वगार मिले। हो गया। बनकोट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बनकोट जो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली? इंपॉर्टेंट कहा था मैंने। बनकोट मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। ये पेपर में पूछा भी गया, 10 बार बता चुका हूँ तुमको। गढ़वाल, गढ़वाल से इसमें यह चित्रित दूषित मिले मृदभाण में। आज हम लोग, चलो ये सब खत्म, रिवीजन हो गया हमारा। अब हम करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस आद्य ऐतिहासिक काल में क्या इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, और वैसे हम लोग को कोई मजा नहीं आता खाली बेफालतू का टाइम बर्बाद करने में। ठीक हो गया। देखो, पहली बात तो देखो क्या होता है, जब आद्य, देखो पुरातत्व साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य ऐतिहासिक, आपसे पूछा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो याद रखना, धार्मिक ग्रंथों से। हो गया। इस कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। आप ये चीज़ें ध्यान रखो कि जो जो मैं बता रहा हूँ उसको ही दिमाग में छापे रखो। आद्य ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है?
अब देखो यहाँ पर पौराणिक क्यों आए, क्योंकि आपको इस तरह से याद करना है कि जब आदि ऐतिहासिक काल की बात आती है तो इसके जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं धार्मिक ग्रंथों से। अब धार्मिक ग्रंथों में क्या होता है, पौराणिक, समझ में आ रहा है, धार्मिक ग्रंथ पुराने तो पौराणिक होते हैं ना, उस तरह से आपको याद करना, ठीक है, लिंक करना है बस। देखो धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। हो गया याद, ठीक, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इस काल का विस्तार, अगर आपसे पूछा जाता है विस्तार क्या होगा इसका, आद्य का, तो देखो आज चतुर्थ शताब्दी, चौथी शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक। देखो आदि के लिए आएगा तो 4 लिखो, और अब ऐतिहासिक काल के तक, ये इसका मतलब क्या होगा, विस्तार होगा ना। इसके बाद कुछ और थोड़ा ना, सिद्ध आदि ऐतिहासिक काल है, उसके बाद इसका अगर विस्तार की बात है चौथी शताब्दी से कहाँ तक जाएगा, ऐतिहासिक काल, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच का है वैसे, ठीक है। ऐतिहासिक काल के बाद तो कुछ है नहीं, वैसे दिमाग में साहब लो। इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातु कृषि पशुपाल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लोगों को शिकार करते हुए देखा था, यहाँ पर खेती नहीं करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा ना भाई, आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो होता क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में क्या इम्प्रूवमेंट हो जाता है, यहाँ पर जो मानव था वो क्या करने लग जाता है, लौह ताम्र धातुओं का उपकरण का यूज़ करने लग जाता है, यहाँ पत्थरों से शिकार करता था। इसमें क्या करेगा, कृषि पशुपालन करने लग जाएगा, और ग्रामीण नगरीय सभ्यता से प्रचलित होने लग गया था, ठीक। कौन से वाले में, आदि ऐतिहासिक काल क्यों हुआ, देखो अब क्या कह रहा था, इनका आपको टाइम पीरियड खुद दिमाग में रखो ना, कि चौथी शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना गया भाई। तब ऐतिहासिक काल तक पहुंच ही रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे कृषि भी होगा, पशुपालन भी होगा, नगरी की और ग्रामीण दोनों होंगे ना क्षेत्र। और अब यार कुछ ना कुछ तो देखो, जानवरों को मारना था तो उसके लिए लॉ एस्क तो बनाने पड़ेंगे, और ताम्र की भैया वो भी चाहिए ताम्र की वस्तुएं। खाना किस में बनाओगे, ताम्र की वस्तुएं बनाओगे, तो लौह ताम्र, पशुपालन, और जो नगरी और जो सभ्यता होने लग गई थी उसके लिए जानकार होने लग गए थे आदि ऐतिहासिक काल के जो भी बंदे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे, देखो जैसे बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, देखो क्या इसके कुछ उदाहरण भी दे रहा हो। बहादुराबाद हरिद्वार में जो मलारी तथा रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्री के साथ साथ पाषाणकालीन शोधानों अवशेष। देखो मैंने, देखो आपसे एक चीज़ बताऊं, आपने पढ़ा है रामगंगा घाटी। अब कहोगे सर यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बेटा पढ़ा है तुमने। मैंने क्या कहा था, जो रामगंगा घाटी है यहाँ पर पाषाणकालीन स्वगार मिले हैं, और कप मार्क मैंने कहा था, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्री पाषाणकालीन शोधान मिले, पाषाणकालीन शोधान मिले, समझ में। अब लिंक करके पढ़ेंगे भैया, ऐसे ही पढ़ेंगे तब मजा आएगा। मलारी से क्या मिला, अच्छा दोनों सेम है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है, ठीक है, जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा वो दिमाग में छाप लो। क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया उत्तराखंड को, अच्छा ये चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारे कितने वेद है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपसे ये पूछा जाएगा उत्तराखंड का उल्लेख किस वेद में, तो याद रखना उत्तराखंड का उल्लेख है किसमें, ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में, समझ में आया। मैंने क्या कहा था यहाँ, जो आपसे मैंने क्या कहा था यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया पहला चैप्टर में जब स्टार्टिंग करी थी, पहला पार्ट, तीर्थ यात्रियों तपस्वी कहा था ना, कहा था यहाँ पे आते हैं। तो भैया जब ऋग्वेद की बात आएगी तो आप लोगों को ये तो पता है ना, यहाँ पे देवता बहुत सारे हैं, मतलब उत्तराखंड को क्या कहते हैं, देवताओं की भूमि। क्या कहते हैं, कहते नहीं कहते, देव भूमि, ऑब्वियसली बात है ना। तो देवताओं की भूमि, यहाँ बहुत सारे देवता हैं तो देव भूमि इनको कहा जाता है। और मैंने कहा था यहाँ पर क्या है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहते हैं। अब यहाँ पे मनुष्य कौन हुए, जो यहाँ पे सिद्ध पीठ करने आते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गए, यहाँ पर जो गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ बहुत सारे मनुष्य आते हैं, ऋषि आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वो साधना करते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पे तो जो भगवान के घर हैं वहीं पर तो ये मनुष्य जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपनी साधना करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में पहली बात तो इसका उल्लेख है। और इसको क्या कहा जाता है कहोगे, देवभूमि, ठीक है। देवभूमि आपको याद दिमाग में छप गया। और मनुष्यों की पुण्य भूमि, यहाँ हर जगह मनुष्य हैं, हर जगह है नहीं, जो आपके ऋषि मुनि हैं वो हर जगह है। तो भैया यहाँ ऐसा क्या है, यहाँ
पवित्र स्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मतलब बहुत एक आइकॉनिक है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये आपको दिमाग में छाप देना है कि उत्तराखंड का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है। अब मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ 2-3 बार बोल के, तो आपको याद होगा ही होगा, आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। अब अगर ऐसे पढ़ाऊँ कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त है, तो इस तरह से आपको याद नहीं रहने वाला। आप उसको 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, उसके बाद वेदों के अलावा इसका उल्लेख, हाँ अब यहीं तक थोड़ा ना सीमित रह जाएगा भाई कि आपने वेदों की बात करी, सर वेदों तक ही इसकी सीमित थोड़ा ना होगा, और भी तो हमारे उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है, और पुराण हो गए, रामायण महाभारत, क्या इनमें भी है? अब देखो रामायण महाभारत, अब एक चीज़ बताओ, महाभारत आपने देखा ना, आपको क्या पता है जो ये महाभारत में कौरव लोग थे और पांडवों के बीच तो युद्ध हुआ, ये नॉर्मल बात है। जो पांडव स्वर्ग के लिए गए थे वो कहाँ थी स्वर्ग की सीढ़ियाँ, आप लोग को पता है? तो भैया वो बद्रीनाथ में है। और वो बद्रीनाथ कहाँ है भाई? बद्रीनाथ है कहाँ आपको पता है? उत्तराखंड में है। तो भैया महाभारत का तो उसमें जिक्र होना ऑब्वियसली बात है। क्यों सर? बिल्कुल होगा, रामायण का भी होगा, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषद में, इन सब में क्या होता है, इसका उल्लेख होना ही होना है। किसका किसका कह रहा हूँ मैं? उत्तराखंड का, ठीक है, ओके सर। अब देखो जैसे हम लोग को इन ग्रंथों से, जैसे हमने कहा ऋग्वेद में, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो हमें ऋग्वेद में जब आए तो इसे क्या कहा गया? उनने कहा कि भैया ये देवभूमि है और मनुष्यों की पुण्य भूमि है। अब क्या जो ये उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण है और जो महाभारत है, इनमें क्या कहा गया है? इसको कुछ ना कुछ नाम तो दिया होगा ना, तभी तो इसके लिए परिचित है। तो भैया देखो इसमें क्या कहा गया, इसको पुण्य भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र। समझ में आया? देखो निया समझ, दोबारा से देखो क्या कह रहा है, पुण्य भूमि, और पिछली बात तो मैंने कहा था ना पुण्य भूमि है। समझ में आया? आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, इसी से उठा के रख रहा हूँ मैं। फिर मनुष्य, मनुष्यों का मतलब ऋषि मुनि हो गया। और अब पिछली बात है भैया, जहाँ इतनी ज़्यादा पवित्र है, जहाँ आदमी स्वर्ग की सीढ़ियों की तरह जा रहा, तो कितनी ज़्यादा पवित्र भूमि होगी भाई। तो तीनों चीज़ें ऊपर से कर रखी मैंने, देखो पुण्य भूमि हो गया, जैसे मनुष्य ऋषियों की भूमि हो गया, और पवित्र भूमि हो गया। आपसे पूछा जाएगा पवित्र भूमि जो ये उत्तराखंड को किन ग्रंथों में कहा गया है, कोई सा भी ऑप्शन दे देगा, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराणों, रामायण, महाभारत, इनमें से किस ग्रंथ में कहा गया? एक ऑप्शन देगा और अदर ऑप्शन मतलब दूसरे दे देगा, ठीक है। जब महाभारत आ जाएगा ऑप्शन में तो आपको वहाँ पर ठीक महाभारत को करके आना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप लोग के समझा रहा हूँ कि एक एक चीज़ आप समझो। अब उसके बाद देखो क्या लिखे, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु का निवास होने के कारण उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ पर उत्तर कुरु का निवास स्थान होने के कारण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये पूछा जाता है क्या, यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या कहा? ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है उसमें कहा गया उत्तर कुरु। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास स्थान था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, उत्तर कुरु शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद आगे देखते हैं, मैंने ये इंपॉर्टेंट बता, देखो ऐत्रेय में क्या कहा गया है, उत्तर कुरु। क्यों? उत्तर कुरुओं का यहाँ पे निवास स्थान था, ठीक होगी। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, कहा गया है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों, अब 5 हिमालयी खंड कौन कौन से, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर और कश्मीर। दोबारा से बोल रहा हूँ, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर, ये 5 खंड हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख कहाँ है, ऐत्रेय स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि यह 5 थोड़ा ना नाम पूछेगा कि भैया कौन कौन से खंड है जो यहाँ, नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है तो 5 खंडों में से कौन से 2 खंड उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है केदारखंड, मानसखंड, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये स्कंद पुराण में 5 खंडों, हिमालय खंडों के बारे में तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको, फालतू नहीं पढ़ना है। वो पूछेगा क्या कि बताओ 2 खंड जो है ना उत्तराखंड में, कौन से 2 खंड है इन 5 में से, ठीक है। तो मानसखंड और केदारखंड, ठीक है। अब ये तो भैया हर किसी बच्चे को, छोटे से छोटे को बच्चे को पता होना ही चाहिए।
मायापुरी। अब यार एक ही बताओ, मायापुरी क्षेत्र किसको कहा जाता है? मायापुरी क्षेत्र किसको कहा जाता है? अब अगर आप देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना हरिद्वार को, ठीक है? माया नगरी भी कहा जाता है इसको। ऐसा क्यों? वहाँ देखो कुंभ लगता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, सब वहाँ माया मुग्ध हो जाते हैं, गंगा के पास जाते हैं एक माया होती है कि भैया हम जाएं उधर, अपनी तरफ से जाना चाहिए भैया, वो गंगा है बहती है तो अच्छा लगता है ना। तो उस तरह से आप कह सकते हो कि माया क्षेत्र किसको कहा जाता है? हरिद्वार। यहाँ पर इसको समझाने का तात्पर्य क्या है? वही तो चीज़ है, यहाँ पर समझाने का तात्पर्य है क्या कि देखो, उपरोक्त पुराण माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर से, केदार खंड कहाँ तक का क्षेत्र है? ये पूछा गया है पेपरों में कि भैया केदार खंड जो गढ़वाल क्षेत्र में है, केदार और देखो मानस खंड, केदारनाथ से समझ जाओ कि ये कहाँ है? गढ़वाल। उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ने की, कन्फ्यूजन हो कि सर मानस खंड क्या है और केदार खंड क्या है, ठीक है? अब उसके बाद तुम क्या करोगे, कहे यार मानस खंड यार कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, ये मैं लगा देता हूँ गढ़वाल में, और केदार खंड है ये मैं लगा देता हूँ कुमाऊँ में। लो भैया गड़बड़ हो गया पेपर। तो दिमाग से खेलना है वहाँ जाके, ऐसे नहीं करना है। तो आपको याद रखना है कि केदार खंड केदारनाथ गढ़वाल, बचा जो भैया मानस खंड तो असली कुमाऊँ में। हो गया। अब यार एक चीज़ बताओ, जब हम केदार खंड की बात कर रहे होंगे, गढ़वाल की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कुमाऊँ के थोड़ा ना आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट? नहीं आएंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो भैया हरिद्वार ही तो आएगा। और हरिद्वार, अब तुम केदारनाथ गए होगे तो वहाँ क्या है, हिमालय देखा नहीं देखा है? नहीं देखा तो जाओ, तब तुम केदारनाथ जाओगे, सामने पर्वत दिखता है भैया, कितना तगड़ा है वो। वहीं से टूट के जब ग्लेशियर आया था। तो याद रखना जब केदार खंड की बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्या, मायापुरी हरिद्वार से कहाँ तक? हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को। समझ में आया क्या? जब केदारनाथ गए तो कहाँ से गए? हरिद्वार से। हरिद्वार का नाम माया क्षेत्र, और कहाँ तक? हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा जाता है। हो गया मानस खंड। अब आएगी बारी मानस खंड, इसे क्यों छोड़ दें? तो देखो मानस खंड ऑब्वियसली बात है ये कहाँ होगा, ये कुमाऊँ में है। तो कुमाऊँ में देखो नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को, नंदा देवी पर्वत से, याद रखना यहाँ पर हिमालय आएगा कहाँ? गढ़वाल में। नंदा देवी कहाँ आएगा? कुमाऊँ में। ठीक है, ये भी पर्वती है। अब देखो ऐसे तो हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन याद कैसे रहेगा आपको? तो यही होना चाहिए ना। तो आप ये चीज़ समझो कि केदारनाथ जब जाते हो तो वहाँ पर कौन विराजमान है? शिव जी हैं। तो शिव जी के साथ उनके जो वाहन नंदी है ना, तो वो कहाँ पर हैं कहोगे? देखो वहाँ शिव जी की बात कर ली, नंदी को क्यों छोड़ दें हम? तो नंदा देवी, समझ में आया? कुमाऊँ में जो मानस खंड है, पर्वत से कालागिरी, कहाँ गिरी? कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया, वर्तमान जो कहाँ पर है? कुमाऊँ में। समझ में आया? ये पूछा गया भाई मानस खंड कहाँ है? कुमाऊँ में तो है, पूछा गया कहाँ है। तो आपको याद रखना है केदारनाथ में हम किसको छोड़ के आए भैया? शिव जी वहीं हैं। उनका वाहन कौन है? नंदी। तो नंदा देवी पर्वत से कालागिरी के क्षेत्र तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपका मानस खंड। ओके ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। चलिए अब देखो, नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों को विभाजित करती वाली रेखा, ये क्या लिखा है पता है? क्या लिखा है? अगर नहीं समझ आता ना तो भैया लिख लो, दिमाग में छाप लो। पेपर में इस तरह से पूछा जाता है। उत्तराखंड को जी पूछ लेगी कि आप ये बताइए कि जो आपके दो खंड है कौन कौन से हैं? मानस खंड, केदार खंड, इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? अब वहाँ रेखा थोड़ा ना ढूंढ लोगे, करके रेखा आएगी थोड़ा ना, मकर रेखा थोड़ा ना आएगी। अब लोग तो रेखा के चक्कर में अगर दे दिया बाइलक, करके रेखा, मकर रेखा, नंदा देवी पर्वत दे दिया, हिमालय दे दिया, अरे यार तुम तो सर चकरा के बैठ जाओगे। तुम कहोगे यार अच्छा रेखा कह रहा है तो कर्क रेखा कर दो। नहीं करना है कर्क रेखा, यही चीज़ें ध्यान देनी है। क्या है? नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी पर्वत इन दोनों को क्या करता है? अलग अलग विभाजित करता है। भाई समझो, बात को समझो।
अब उसके बाद देखो, पुराणों में मानसखंड केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र। अच्छा, अब इन दोनों के आगे लाइन में कह रहा है कि जो पुराण में आएंगे और पुराणों में केदारनाथ और केदारखंड और मानसखंड, इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त का मतलब आपको पता है जोड़, तो उनको क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड। हिमालय कहाँ था? उत्तर। तो उत्तर एक तो याद हो गया, ब्रह्मपुर और खस देशों के आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, हिमालय कहाँ है? उत्तर में, उत्तराखंड पहला आ गया। दूसरा एक आपको याद रखना, ब्रह्मपुर। ठीक है, शिव जी को ले लिया, ब्रह्म को ले लिया हमने, और एक खस देश, बस इन तीनों नाम से आपको संबोधित किया जाता है। समझ में आया नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताऊं भैया, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये देख रहे हो, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। सर ने कहा है तो भैया पेपर में पूछा ही जाएगा। क्या कहा मैंने? सर ने कहा है तो पेपर में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के। आपसे देखो यहाँ 3 क्वेश्चन बनेंगे, बौद्ध साहित्य किस भाषा में, और किसको उत्तराखंड को क्या कहा गया? हिमवंत। देखो उसके बाद क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इसके 3 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं क्वेश्चन 2 बनेंगे। मतलब बौद्ध साहित्य, इतना तो समझ में आया कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहोगे? बौद्ध। तो भैया आप याद रखना कि सब हिमालय हिमालय ही चल रहा है, तो बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहोगे? उत्तराखंड को हिमवंत कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमवंत। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या नाम दिया गया? तो हिमवंत। अच्छा, ये हिमवंत किस भाषा में लिखा गया है या किस भाषा में कहा गया? तो पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट पाली है, ये भी याद रखना। ठीक है, हिमवंत तो ऑब्वियसली है, लेकिन साथ ही साथ पाली जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी बताओ। तो गढ़वाल क्षेत्र जैसे ही आएगा तो आप लोग को याद रखना 3 चीज़ें, वैदिक काल, महाभारत काल, और तीसरा क्या है? पुराण काल। अब देखो वैदिक काल की बात आएगी तो वैदिक काल में हमें हेमवंत कहते हैं उसको। क्या? हेमवंत। ये हिमालय से ही ज़्यादा लिंक में आ रहा है, याद रखना। देखो हेमवत, क्या कहते हैं? हेमवत कहा जाता है। अच्छा, महाभारत, मैंने कहा महाभारत में उत्तर कुरु कहा जाता है। रीजन क्या बताओगे आपको? महाभारत में जब, अब अच्छा महाभारत में स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ने के लिए जब पांडव लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है पांडव लोग जाएंगे तो भैया चढ़ाई साइड, चढ़ाई कहाँ? उत्तर, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से लिंक आप कर सकते हो महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र, क्योंकि गढ़वाल में क्या है? स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पर इसीलिए उत्तर कुरु शब्द कहा गया है किसको? गढ़वाल क्षेत्र के लिए। हो गया। उसके बाद पुराण में क्या कहा गया है? पुराण में इसको केदारखंड कहा गया। ठीक है, मानसखंड इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो कुमाऊं में। अब देखो आगे क्या कहते हैं, बद्री। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? केदार मंडल, ठीक है, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम का मतलब बद्रीनाथ है तो बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, ठीक है, और किरात मंडल आदि नामों से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से एक तपोभूमि है। आपसे ये पूछा जाता है कि तपोभूमि कहाँ है। अब देखो लॉजिक की बात है, याद रखना, तपोभूमि, तप की भूमि, ठीक है, तप की भूमि, तो याद रखना गढ़वाल क्षेत्र में है तप की भूमि। समझ में आ रहा है? बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम का समझ में, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ कहाँ? गढ़वाल में। ठीक है, और केदार मंडल, केदार से समझ में आओ, केदार कहते ही कहाँ? समझ में आ रहा है? गढ़वाल। लास्ट किरात मंडल, केदार और किरात, किरात जो है वो भी कहाँ कहोगे? गढ़वाल मंडल। अब देखो क्या कहा जाता है कि इस क्षेत्र में 52 गढ़ों का मतलब होता है पहाड़ी किले को किसके द्वारा विजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा विजय करने के बाद इसका नाम गढ़वाल क्षेत्र रखा गया। मतलब पहाड़ी किलों को एक बंदा था जिसने विजय करा और उसके बाद ही इसका नाम गढ़वाल क्षेत्र रखा गया। उस बंदे का क्या नाम था कहते हैं? तो आपको याद रखना वो बंदा। देखो अब कोई चीज़ हम गढ़वाल क्षेत्र में गए तो अजय, जब आप जीत जाते हो तो अजय हुआ ना, आप जीत गए, जय हो गई आपकी। तो याद रखना कौन था? वो अजय पाल था। और अजय पाल कौन सा शासक था? तो पवार शासक था।
आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए कि जो गढ़वाल क्षेत्र में जो 52 गढ़ों को किसने जीता, तो अजय पाल ने। और ये जो 52 गढ़ों को अजय पाल ने जीता, तो अजय पाल तो पवार, इससे समझ में आओ, पवार और पाल, ठीक है। और एक चीज इसमें है, ये इंपॉर्टेंट भी आता है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। के लिए ऋग्वेद में कुछ वर्णन हुआ है, नहीं हुआ है, बताओ। गढ़वाल क्षेत्र के ऋग्वेद में कुछ वर्णन हुआ है, नहीं हुआ। आप लोग ये समझ में, आप लोग कहेंगे सर ये तो पिछले बार भी था कि ऋग्वेद में तो होना ही चाहिए, तो बेटा इसमें है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है जो राजा संबर था उसके 100 गढ़ों को, कितने गढ़ों को, 100 गढ़ों को, कौन सा राजा संबर, इसके 100 गढ़ों को राजा इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिए गए थे, बताओ, ठीक है। ऐसा इसमें कोई था जिसके पास 100 गढ़ थे और उसको राजा इंद्र और सुदास ने नष्ट करा था, तो याद रखना वो कौन था, राजा संबर, जिसके 100 गढ़ों को किसने, दो नाम याद रखना, इंद्र और, देखो इंद्र क्रोधी जाना जाता है, क्रोध के नाम से जाना जाता है ना, और जो सुदास था वो दास, इंद्र का दास था, ये समझ लो, तो सुदास, उन दोनों ने मिलकर यहाँ के 100 गढ़ों को नष्ट करा था, हो गया, ओके, ठीक है। अब एक चीज होता है, जैसे हमारा क्या है, प्रलय आया ना, अब प्रलय आएगा तो लोग कहाँ बसे, तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट में जो कह रखा है कि जब प्रलय आया तो जो ऋषि मुनि थे ना, तो 7 ऋषि मुनि जो थे वो कहाँ पे बैठे थे, वो प्रलय आने के बाद किस क्षेत्र में सप्त मुनि ने अपने प्राणों की रक्षा करी, तो याद रखना है वो था प्राणा गांव। अब जहाँ प्राण बचेंगे वहीं तो जाओगे, तो प्राण तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है ना, तो प्राणा हो जाएगा, प्राणा ग्राम में जो सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की, हो गया ना। और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई, कहाँ से, यहीं से पुनः सृष्टि की, सॉरी, यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ, कहाँ से, देखो जहाँ प्राण बचे वहीं से, तो अब सब तो मर गए, अब जो बंदे प्राण जिनके बचे हैं प्राणाग्राम में, वहीं से तो सृष्टि का नया वो होगा ना, जन्म, ऑब्वियसली बात है, तो यहीं से क्या कहेंगे, सृष्टि का नया जन्म। कैसे क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल क्षेत्र में किस गांव से सृष्टि का नया जन्म हुआ, ये कह सकता है ना, तो याद रखना आपको कहाँ है, प्राणा गांव, हो गया, ठीक। कितने ऋषि, सप्त ऋषि अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। अब थे तथा यहाँ मरीच, अगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, विशिष्ट मुनि आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा नया स्टार्ट हुआ सब कुछ, ठीक है, नया क्या हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वहाँ पर कुछ वंश आएंगे। पहले आया मरीच, दूसरा अंगिरा। आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला जो आया था, मतलब कौन, पहला वंश कौन सा था, मरीच, ठीक, फिर आया अंगिरा, और लास्ट कौन सा था, मनु। इस तरह से आप कह सकते हो, विशिष्ट आपको पता ही है, अत्रि, अत्रे, अंगिरा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने के लिए, बस आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए मरीच कहाँ है, ठीक है, वंश कहाँ था, एक चीज पूछा, अगस्त कहाँ था, अत्रि, अंगिरा और विशिष्ट आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई, ठीक है। आप फिर उसके बाद है अलकापुरी, याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलकापुरी आखिर क्या है, मैंने कहा अलकापुरी क्या है, कुबेर की राजधानी। अलकापुरी क्या है, मैंने कहा देखो अलकापुरी आपको याद होना चाहिए, अलकापुरी कुबेर की राजधानी। आपको क्वेश्चन किस बेस पे पूछा जाता है, कहा जाता है अलकापुरी क्या है, क्या कहा, अलकापुरी क्या है, ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ, कुबेर की राजधानी, ठीक है, दिल्ली की राजधानी, सॉरी भारत की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी, तो याद रखना है कुबेर की राजधानी क्या थी, अलकापुरी, ठीक है। और यहाँ नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना, ठीक है। अलकापुरी से क्वेश्चन क्या आता है ये बताता हूँ आपको, आप समझो। अलकापुरी से आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा ना, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ है, क्या कहा, मनुष्यों के आदि पूर्वज, आदि पूर्वज का मतलब जो हमारे जो पूर्वज है उनका आदि पूर्वज कौन, मनु, उनका निवास स्थान कहाँ है, वो अलकापुरी में। अलकापुरी आखिर है क्या, कुबेर की राजधानी। 3 क्वेश्चन इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मनुष्यों की आदि पूर्वज कौन थे, तो मनु।
अच्छा, इनका निवास स्थान कहाँ? अलकापुरी। ठीक, अलकापुरी क्या है? तो देखो अलकापुरी क्या है? कुबेर की राजधानी। इस तरह से लिंक करके पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। समझ में आया? अलकापुरी के बारे में 3 मैंने क्वेश्चन बता दिए। अलकापुरी आखिर है क्या? कुबेर की राजधानी। अलकापुरी में ये ऐसा क्या है? तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। किसका निवास स्थान? मनु का निवास स्थान यहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया ये अलकापुरी। ब्रह्मा के मानस पुत्रों, आपके पूछ लेगा कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। देखो दो तीन तो याद करना ही पड़ेंगे। जैसे दक्ष हो गया, मरीचि हो गया, ऋतु तो चलो हो गया, वो याद हो गया, और अत्रि। ठीक है, अत्रि याद कर लो, दक्ष याद कर लो, मरीचि याद कर लो। क्या? दक्ष, मरीचि, अत्रि, ऋतु, पुलस्त्य। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जाएगा कि एक ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख है। क्या कहा? मैंने कहा ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख है। ठीक है, यह क्षेत्र किसमें है? तो वह गढ़भूमि गढ़वाल में है। ये किसने कहा कि जो सप्त सिंधु देश का उल्लेख है ये किस क्षेत्र में है? तो कुमाऊं में, गढ़वाल में। तो आपको याद है गढ़वाल में। ये किसने कहा है? तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहले देखो, अब यार सप्त सिंधु कह रहा है तो अब ऋषि मुनियों की बात होगी, तो ऋषि मुनि होंगे तो याद करना है पहले हरि राम। जो क्या करते हैं ऋषि मुनि? क्या करेंगे ऋषि मुनि? हरि का नाम जपते रहेंगे, तो हरि राम हो गया। ठीक हो, क्या हो गया? हरि राम राम राम। तो ठीक है, पहले हरि राम 10 माना, फिर दूसरा हरि नाम। अब नाम जपना तो एक तरह से भजन ही करना हो तो भजन करेंगे, तो भजन सिंह। और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद आपको याद रखना। देखो हरि राम 10 माना, और दूसरे हैं भजन सिंह। हमने भजन करने किसके? हरि के, और साथ ही साथ शिव जी के। तो याद रखना हरि राम 10 माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, इन तीनों का मत है कि जो ऋग्वेद में, किस वेद में कह रहा हूँ ये भी याद रखना, ऋग्वेद में सप्त सिंधु जो देश का उल्लेख है वो है गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र के लिए है, तो गढ़वाल क्षेत्र का अन्य नाम गढ़ देश हो गया, सॉरी गढ़ भूमि। गढ़ समझ में आया? गढ़वाल से तो गढ़ भूमि आपको समझ में आना ही आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ? बद्रीनाथ के पास देखो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, ये इंपॉर्टेंट गुफाएं भैया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो ब्लैक से पूरा दे रखा है। पूछा क्या जाता है, देखो बताता हूँ कि गणेश गुफा कहाँ स्थित है। आपको दे दिया जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, उत्तरकाशी। क्या कहा? मैंने कहा कि आपसे पूछा जाएगा क्या कि गणेश गुफा कहाँ है, या नारद गुफा कहाँ है, मुचकुंद गुफा कहाँ है, या व्यास गुफा कहाँ है, स्कंद गुफा। ये 5 गुफाओं में से कुछ भी दे देगा नाम, और पूछा जाएगा कि ये जो गुफाएं कहाँ हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आप बद्रीनाथ गए हो तो याद रखना वहाँ है। ये कहाँ? बद्रीनाथ के माड़ा गांव में गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद और स्कंद आदि गुफाएं पाई जाती है। कहाँ? बद्रीनाथ में। अब यहाँ ये क्वेश्चन मत करना कि गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ केदारनाथ भी हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। समझ में आया? तो याद रखना बच्चों, इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? नारद गुफा कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन दे दिया। अब आपको उसमें समझना पड़ेगा कि अच्छा नारद गुफा, तो नारद गुफा बच्चों कहाँ? बद्रीनाथ में पाया जाता है। तो बद्रीनाथ में पाई जाती है कौन कौन सी गुफाएं? बद्रीनाथ में पाई जाती है नारद, व्यास, मुचकुंद, और कौन सी है? स्कंद और व्यास। ठीक हो गया? ये गुफाएं आपको याद ही करनी है, करनी बस। ऋग्वेद में किस नदी का संबंध है, कि गढ़वाल क्षेत्र में से ऋग्वेद में किस नदी का संबंध है कि यहाँ उनका उल्लेख करा गया। तो याद रखना जब आप बद्रीनाथ में जाओगे तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी बहती है। तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब देखो क्या ये पूछा जाता है, क्या कि बताइए विसोन नामक पर्वत क्या है। यहाँ पर आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पहली बात पूछा जाएगा विसोन पर्वत कहाँ है? टिहरी गढ़वाल।
गढ़वाल नहीं। आप लोग क्या करोगे गलती, देखो 99% यही करते कि गढ़वाल याद कर लेंगे भैया गढ़वाल में। अब पेपर में पूछा जाता है कि भैया वहाँ जाकर आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि विसोन पर्वत कहाँ स्थित है, और विसोन पर्वत में आखिर ऐसा क्या है स्थित जिसके कारण इसका ज्ञान यहाँ पे लिया जा रहा है। तो याद रखना पहली बात, विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल में। आपको पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि गढ़वाल पढ़ लो पेपर में आ रहा भैया बताओ टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में। अरे सर पकड़ लिया भैया हमने तो गढ़वाल में कहा था कि भैया विसोन पर्वत गढ़वाल में है, और गढ़वाल जैसी देखो तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको याद रखना विसोन पर्वत कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। अब समझ में आएगा, तो वहाँ टिहरी आएगा, चमोली आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, या फिर उत्तरकाशी। तो आपको सीधे समझ के वाह क्या बात है, ये तो बड़ा इजी है, टिहरी गढ़वाल हमने तो दोनों चीज़ें पढ़ी है। अब वहाँ पर क्या चीज़ें ऐसा, तो वहाँ पर है विसोन पर्वत पर एक 3 चीज़ें वहाँ देखो। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट बड़ा, ठीक है। विशिष्ट पहली बात तो गुफा है, गुफा के साथ साथ अंदर ही हमने क्या करना है, एक कुंड बनाना है, और उसी के साथ आश्रम बनाना है, ठीक हो गया। अब देखो कैसे, पहला क्या है विसोन, मैंने कहा विसोन पर्वत में क्या है, एक क्या है कहा मैंने, विशिष्ट गुफा, एक गुफा है, गुफा के अंदर हमने आश्रम बनाया है, और साथ ही साथ कुंड। तीनों चीज़ें कैसे याद कर सकते हो, गुफा बनी, गुफा के अंदर कोई भी मतलब महर्षि रहेंगे तो आश्रम बनाया उनने एक तरह से, वहाँ पे क्या करेंगे वो कुछ न आश्रम बना दिया उनने। अब आश्रम बनाया तो सुबह उठ के हर ऋषि को क्या करना होता है, नहाना होता है। क्या करना होता है, नहाना होता है। तो याद रखना पहले क्या है, अब यार पर्वत के अंदर आदमी क्या बनाएगा एक तरह से, अब पहले तो अपनी गुफा बनाएगा ना, गुफा बनाने के बाद आश्रम बनाएगा, आश्रम बनाएगा तो फिर नहाने के लिए कुंड तो बनना है। तो विसोन पर्वत में क्या है, 3 विशिष्ट गुफा, विशिष्ट आश्रम और विशिष्ट कुंड, ये 3 चीज़ें बनाई गई है विसोन में। विसोन पर्वत बेटा कहाँ है, याद रखना, गढ़वाल नहीं, गढ़वाल गलती से ही मत करना, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, टिहरी गढ़वाल याद रखना। पेपर में गढ़वाल नहीं आता है, ना कुमाऊं ना गढ़वाल बोला जाएगा, टिहरी गढ़वाल में है, रुद्रप्रयाग में, चमोली में। समझ में आया तो टिहरी को टिक मार के आना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैंने आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे माना क्या जाता है, ये इस जो एक राम, जब राम कहते हैं ना, ऐसा माना जाता है इन गुफाओं के बारे में, विशिष्ट पर्वत, जब राम जी जो होते हैं वनवास के लिए चले जाते हैं तो 2 विशिष्ट मुनि और उनकी पत्नी कौन, अरुंधति ने यही निवास किया था। समझ में आया, विसोन पर्वत में, विसोन पर्वत में जब करा था भैया, विसोन पर्वत में आश्रम जो है वहाँ पे निवास करेंगे ना, तो राम जी, मतलब ये कह सकते हैं कि बताइए जब राम जी वनवास के लिए गए थे तो किन्होंने, किन ने जो विशिष्ट गुफा, विशिष्ट आश्रम, विशिष्ट जो कुंड है, यहाँ पर विशिष्ट आश्रम कह सकते हो या फिर विसोन पर्वत, यहाँ पर किसने निवास करा था जब राम जी कहाँ को गए थे, कहोगे वनवास के लिए गए थे। तो आपको सीधी दिमाग में रखना है। देखो विशिष्ट तो हमें पता है, विशिष्ट कौन होंगे, मुनि होंगे ना वहाँ। अब यार आश्रम में तो कौन, मुनि रहेंगे, तो मुनि कौन, विशिष्ट मुनि रहेंगे, और उनकी पत्नी अरुंधति। मूवी देखी है अरुंधति, जो भयंकर खतरनाक की मूवी होती है, वो भी देवी का रोल करती है, देखा होगा ना, प्रभास की गर्लफ्रेंड। तो वही बात, तो अरुंधति और राज विशिष्ट मुनि, ये दोनों ने क्या करा, वहाँ पे रहे थे, निवास करे थे, ठीक है। यहाँ से ये पूछा जाता है, ये टिहरी गढ़वाल एक पट्टी, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम कहाँ स्थित है, आपको याद रखना टिहरी गढ़वाल। आप इस तरह से पढ़ोगे तो याद रखना आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने, अगर इस तरह से पढ़ोगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक लाइन को हम 3 से 4 बार रिवाइज कर रहे हैं। हम पढ़ने के लिए दोबारा, तुम कह रहे हो तुमने किताब 4 बार पढ़ ली लेकिन फिर भी तुम भूलते होगे। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। निचोड़ दो निचोड़ का। अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें है क्या देखो, अब आया नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, ये भी है इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ, वो आपको आंख बंद करके पढ़ना ही पढ़ना है। शीतोनशु पट्टी, आखिर ये क्या है। जब रामायण आपने देखी होगी तो सीता जी पृथ्वी के अंदर समाई थी। क्या कहा मैंने, पृथ्वी, रामायण देखा था तो जो सीता जी थी ना, वो पृथ्वी के अंदर समाई थी। वो कहाँ से समाई थी, देखो तुम कहते हो उत्तराखंड इतना ज़्यादा क्यों है भाई साहब, इतनी ज़्यादा आकर्षण क्यों है इसके अंदर, इतनी सारी शक्तियाँ हैं यहाँ, तभी तो
देवभूमि क्यों कहा जाता है? रामायण में जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, जब वो धरती में समा गई थी वापिस से, तो वो कहाँ पर समाई थी? गढ़वाल में समाई थी। ये तो आपको पता है ना। वो जगह का नाम क्या था? देखो, शीतोन, क्या लिखा है? शीतोन पट्टी, शीतोंशु पट्टी। ठीक है, ये अब देखो कंफ्यूजन क्या होगा, तुमने क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ लिया होगा कि गढ़वाल क्षेत्र में सीता जी ने शीतोंशु पट्टी में धरती में समाई थी, बस मैंने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये शीतोंशु पट्टी गढ़वाल क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है? ओ भैया, पकड़ लिया सर। अब तो बात भी सही है, तुमने ऐसे ही पढ़ना है, 10 बार पढ़ लो फिर भी नहीं भूल जाओगे। क्या कहा मैंने कहा भैया, जहाँ शीतोंशु पट्टी जो है, जहाँ सीता जी ने क्या धरती में समाई थी, ये आखिर आखिर है तो है कहाँ? यही तो चीज़ है। तो भैया दिमाग से खेलना है, देवप्रयाग। यही चीज़ें कंफ्यूज करता है, यही चीज़ें पढ़ोगे तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा। और सक्सेस जो छात्र होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो एक लाइन को 10 बार पढ़ लेंगे, और भैया कैसे नहीं याद रहेगा? एक बार में पढ़ लो हो गया, वैसे नहीं होता, 3 बार 4 बार पढ़ोगे फिर भी नहीं आएगा। किताब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, इसका कारण यहाँ मनार में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसके कारण, अब इसी कारण यहाँ मनार में, अच्छा अगर पूछ ले, ये तो नहीं पूछता, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए तो आपको रखना चाहिए। अच्छा, जब सीता जी यहाँ धरती में समाये थी, यहाँ पर क्या कोई मेला लगता है? हाँ, कहाँ पर लगता है? मनसार में। मनसार में क्या लगता है? जहाँ मन लगेगा वहीं सार है, तो मनसार में लग गया। याद रखना, शीतोन श्यू पट्टी कहाँ है? देवप्रयाग। ये दिमाग में होने से, देवप्रयाग। ये तो सभी को पता है कि वहाँ पे सीता जी ने क्या कर, समाधि ली। हो गया। अब देखो, भगवान राम का मंदिर है कहाँ? देवप्रयाग। सीता माता कहाँ समाई? देवप्रयाग में। लिंक करके पढ़ोगे तो याद। देवप्रयाग में 2 चीजें देखो, सीता माता भी समाई थी और भगवान राम का क्या कहते हैं, एक मंदिर है। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ था? ऐसा मान्यता मानी जाती है कि देखो, राम जी ने भी अंतिम तपस्या वहीं करी थी। ठीक है, ये देवप्रयाग। जब अंतिम सीता भी देवप्रयाग में गई, मतलब धरती में समाई, और राम जी भी देवप्रयाग में अंतिम तपस्या करके हो गए खत्म। ठीक है, ये खत्म तपस्या, लास्ट तपस्या इन्हें खत्म करी यहीं। टिहरी गढ़वाल जिले, अच्छा लक्ष्मण जी का आता है। अब देखो, रामायण की बात आई तो लक्ष्मण जी तो ऑब्वियस आएंगे। लक्ष्मण जी भी तपस्या करते थे, कहाँ? तपोवन। लक्ष्मण जी के लिए तपोवन, समझ में आया? तो क्या है? टिहरी जिले में। और ये देखो, आय हाय, ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब बताइए, राम जी और सीता जी दोनों कहाँ काम है? उनसे मैंने कहा वो देवप्रयाग। जब आते हैं तपोवन, तपोवन बेटा क्या करोगे? ओ सर ने तो देवप्रयाग लिखाया था, ऑप्शन में मिल गया, तो मैंने क्या कर दिया, देवप्रयाग में टिक कर दिया। यही चीज़ें गलत होती हैं। तपोवन नहीं है, तपोवन नहीं है, टिहरी गढ़वाल है। क्या है? टिहरी गढ़वाल। समझ में आ रहा है? टिहरी गढ़वाल, जहां पर विसोन पर्वत था। कहाँ विसोन पर्वत? टिहरी गढ़वाल में। वहीं पर लक्ष्मण जी ने क्या कर रखा है? तपस्या करी थी। कहाँ पर था वो लक्ष्मण जी का? वो थी तपोवन, तपोवन का, लेकिन टिहरी गढ़वाल। दिमाग से खेलो, ठीक है। उसके बाद आहा, ये देखो, बाणासुर। ठीक है, बाणासुर कहाँ स्थित है कहोगे? तो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कौन सा कालीन, रामायण कालीन बाणासुर कहाँ स्थित है? गढ़वाल क्षेत्र में। राजधानी क्या थी बाणासुर की? राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर, जोशीमठ। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये नहीं पूछता कि ये भैया रामायण कालीन है, ये है। पूछा जाएगा बाणासुर का जो राज्य है, ठीक, इसकी राजधानी क्या थी, ये पूछा जाएगा। अब तुम सर पकड़ लेते हो इस टाइम पे, यार मैंने पढ़ा तो था, लेकिन क्या ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो आपको याद होना चाहिए क्या बोला मैंने कहा कि बाणासुर का जो राजधानी थी, बाणासुर पहली बात तो रामायण कालीन था, ये लॉजिक की बात है, सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा ये जो है बाणासुर के जो राज्य है, ये गढ़वाल क्षेत्र में पहली बात, इसकी राजधानी तो ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर का मतलब जोशीमठ। क्या? ज्योतिर्पुर का मतलब है जोशीमठ, ठीक है। बाणासुर जो है वो ज्योतिषमठ, ज्योतिर्पुर, जोशीमठ। ठीक हो गया, हो गया। ओहो, अब आया इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो, ये क्या है? इंपॉर्टेंट लगाओ। क्या कह रखा है इसमें? देखो, इस लाइन में अब देखना पड़ेगा आपको। ये है ना, महाभारत के वन पर्व में पहली बात तो पूछा जाएगा किस पर्व में, तो वन पर्व।
हरिद्वार से केदारनाथ, ये क्या है? ये भरकतुंग क्या है? यही चीजें देखो, अब बचपना क्या होता है ना, बच्चे यही चीजें गलत करते हैं कि यार ये तो ब्रैकेट में लिखा, भाई ये आखिर क्या है ऐसा, वही भाई ये तो गलत हो गया। तो बच्चों यही चीज़ तो असली हैं भाई, यही चीज़ें तो हैं दिमाग में जब छापने वाली। टीचर ये चीज़ें थोड़ा ना, केदारनाथ थोड़ा ना देगा यार, केदारनाथ तो बच्चे को पता, बुड्ढों को पता, सभी को पता है, वो ये देगा। भ्रगतुंग, अच्छा भ्रगतुंग किसका नाम है बताओ? वही यार मैंने पढ़ा था सर, किताब 3 बार खर्च ख़त्म कर दी, नहीं ये चीज़ें गलत होती है। यही चीज़ें देखो, ये क्या दिख रहा है? भ्रगतुंग। भ्रगतुंग क्या होता है? केदारनाथ का दूसरा नाम भरतुंग है। पेपर में पूछा जाता है ये। 10 बार पढ़ने से नहीं, एक ही बार पढ़ो, इतना अच्छा तरह पढ़ जाओ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और किस पर्व में कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में क्या कहा? केदारनाथ जो है, ठीक, केदारनाथ तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा आप खुद बताओ, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? कहा है महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्राओं का वर्णन। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या मिलता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, देखो मैं बताऊं। क्वेश्चन बनेगा, बताइए महाभारत के वन पर्व में किसका उल्लेख मिलता है, या यात्रा, किस यात्रा का वर्णन मिलता है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में किस यात्रा का वर्णन मिलता है? तो भैया आप दिमाग पकड़ के नहीं बैठना है, आपको उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि हरिद्वार से भ्रगतुंग का, भ्रगतुंग क्यों मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप जितने देर तक इसको 3 से 4 बार रिपीट करोगे ना भ्रगतुंग, तब जाके तुम्हें पता चलेगा भ्रगतुंग केदारनाथ का ही नाम है। केदारनाथ तक के जो यात्रा का वर्णन मिला है कहाँ, कौन से पर्व में? वन पर्व में। वन पर्व में कौन सा वन पर्व? महाभारत के वन। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए, चीज पूछ लूं मैं, बताइए कि जो महाभारत का वन पर्व है इसमें किसी और चीज का वर्णन भी है क्या? किसी और चीज का वर्णन का कोई और भी है? तो ऑब्वियसली बात है, बद्रीनाथ की भी इसमें चर्चा की गई है। किसमें की गई है? महाभारत के वन पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है भैया। ओके सर। यहां पर एक ऋषि से, वो क्या करते हैं इसी इसी पर्व में कहते हैं, तो क्या है? लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में किन किन चीजों का उल्लेख है? पहली बात, जो हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्या यात्रा का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है। दूसरा बद्री का आश्रम, दूसरा बद्रीनाथ ही इसका वर्णन किया गया। तीसरा, लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का वर्णन किया गया। पांडवों के साथ मतलब वो लोमस ऋषि के साथ पांडवों का यहाँ आने का क्या वर्णन किया। देखो पांडव आए कहाँ थे? स्वर्ग की सीढ़ी के चक्कर में आए। स्वर्ग की सीढ़ी क्या? बद्रीनाथ के माणा गांव से थोड़ा आगे है। तो याद रखना, बद्रीनाथ का वर्णन ऑब्वियसली करेंगे वन पर्व में। और देखो ये मान्यता है यहाँ फिर, जो कुंती है और द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्ग लोक गए थे। ठीक है। अब ये बताइए कि स्वर्ग लोक तो गए कौन? कुंती भी गई थी और द्रौपदी सहित पांडव। तो याद इसमें बताइए, ये तो आपको पता ही होगा कि भैया कौन लास्ट में जाते हैं जिंदा। तो आपको कौन जाते हैं आप मेरे को कमेंट करके पहले बताइए, क्योंकि हर चीज़ मैं बताऊँगा अच्छा तो ना या अच्छा। इसके बाद ये क्या लिखा है देखो, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊंगा। ठीक है। मैं महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। देखिए किस क्षेत्र में कह रहा हूँ, गढ़वाल क्षेत्र की बात करें। आपसे पूछा है गढ़वाल क्षेत्र में किस, मतलब गढ़वाल क्षेत्र में किनका आधिपत्य था जब महाभारत की बात होती थी। महाभारत के बाद का मतलब जब पांडव लोग जीवित थे उस टाइम पर महाभारत के वन पर्व में किसके बारे में बताया जाता। तो आपको याद रखना है क्या है, वो 2 नाम याद रखना है। पुलिंद, पुलिंद को आखिर क्या कहते हैं? कुलिंद। और किरात जातियों का आधिपत्य, किरात जातियों का आधिपत्य था। किरात जो है ना, किरात जातियों का आधिपत्य था। आपसे ये पूछा जाता है जो पुलिंद
राजा सुबाहु था, सुबाहु, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर राजा था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। किसकी राजधानी श्रीनगर थी? क्वेश्चन ये पूछा जाता। क्या किसकी राजधानी श्रीनगर थी, आपसे ये पूछा जाएगा। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, क्या बोला? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी मैंने कहा श्रीनगर थी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। महाभारत के वन पर्व में, जब महाभारत के वन पर्व में क्या बताया गया है, जब महाभारत का वन पर्व था, इसका मतलब उस टाइम पे कौन जीवित थे? पांडव जीवित थे। तो पांडवों के टाइम पर, क्या कहा मैंने? पांडवों के टाइम पर इसको, ये किसके अधीन था? तो एक कुलिंद, ठीक, किसके? कुलिंद या पुलिंद वही कहते हैं, एवं किरात जातियों के आधिपत्य था। और एक राजा था जिन्होंने पांडवों की हेल्प करी थी युद्ध में, या वो पांडवों से हारा था, सुबाहु था, ठीक है। इसकी राजधानी जरूर पूछा जाता है। सुबाहु की राजधानी आपसे जरूर पूछा जाएगा कि सुबाहु की राजधानी आखिर क्या होती है। तो आपको याद रखना है सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ये आंख बंद करके लिख लो भैया, इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूछा जाता है, इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। किस राजा ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया? तो सुबाहु। कौन था? सुबाहु। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है, सुबाहु के बाद, जब सुबाहु, चलो इनकी ये मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर किसका आधिपत्य हुआ? कौन जीता? तो एक तरह से आप देखो तो सुबाहु कौन था आदमी? एक विराट था ना। विराट मतलब बहुत ज्यादा किस्मत वाला बंदा है जो पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा। भाई आप भी बहुत ज्यादा विराट मानोगे, अपने को बड़े मानोगे जब आप पांडवों की ओर से युद्ध उस टाइम कर रहे होगे। तो सुबाहु के बाद आता है विराट। देखिए विराट का उल्लेख है, राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। अब देखो विराट, सुबाहु के बाद कौन? विराट। विराट की राजधानी जौनसारी। देखो ये सब कहाँ है? जौनसारी, भाबर, देहरादून, उधर ही साइड चल रहा है ना, देहरादून, बद्रीनाथ है ना, तो गढ़वाल क्षेत्र है ना, तो जौनसारी में था। जौनसारी में एक जगह है विराटगढ़ी, उस जगह पर राजा विराट का क्या था? राजधानी थी। ठीक हो गया। इसकी पुत्री अभिमन्यु की शादी किससे विवाह करी थी? इसी की पुत्री से अभिमन्यु की का विवाह करा था, राजा विराट की। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि राजा विराट था ना, उसकी पुत्री का विवाह किसके साथ करा था? राजा अभिमन्यु के साथ। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहले तो आपको दिमाग छप जाएगा भैया, राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? आपने ये तो विराटगढ़ी, विराटगढ़ी कहाँ? जौनसारी बाबर के निकट विराटगढ़ी में। ठीक हो गया। इसका उल्लेख सुबाहु के बाद किया गया। सुबाहु ऐसा राजा था जिसने पांडवों की ओर से लड़ाई करी थी। ठीक हो गया, याद रखना। सुबाहु की जो राजधानी थी, इंपोर्ट पेपर में पूछा गया, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ठीक है। अब देखो दो आश्रम कौन से? बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम, दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इंपॉर्टेंट ये है कर्णाश्रम, दुष्यंत और शाकुंतलम की, सॉरी, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग। यहाँ पर देखो कर्णाश्रम आखिर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्यार के लिए। प्यार कौन सा? तो एक दुष्यंत जी थे और एक थी हमारी शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ, जिसके बाद अपने देश का, समझ में आया? आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए, जब भरत के नाम से हमारे देश का नाम रखा गया तो भरत का जन्म किस आश्रम में हुआ? बद्रिकाश्रम में हुआ या फिर कर्णाश्रम? तो प्यार कहाँ हुआ? कर्णाश्रम में। किस किस के बीच है? दुष्यंत और शकुंतला के बीच। जिसके बाद उनके पुत्र कौन थे? भरत। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत समझ में आया? भरत का जन्म किस आश्रम में हुआ? कर्णाश्रम में हुआ। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा भाई। यस सर। ठीक है। अब कालिदास की जो क्या कहते हैं उसे रचना थी, महाकाव्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि जो कालिदास थे उन्होंने अपनी जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर करी? क्या कहा मैंने कालिदास ने अपनी जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य है उसकी रचना किस नदी के तट पर करी? तो मालिनी नदी के तट पर। याद रखना, मालिनी नदी के तट पर करी और इसी कर्णाश्रम में की थी। वर्तमान में इसका नाम चौका घाट,
आहा, पता है क्या पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे? आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए चौका घाट कहाँ स्थित है? क्या चौका घाट कहाँ स्थित है? तो कर्णाश्रम। चौका घाट मत ये नहीं पूछा जाता है कि चौका घाट अभी उस टाइम पे कर्णाश्रम था, आजकल उसका नया नाम क्या है, कर्णाश्रम का नया नाम क्या है? तो चौका घाट। चौका घाट। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है रचना किसने, किसकी रचना पहले? कालिदास ने। इसने कहाँ करी? किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर करी, और कर्णाश्रम में ही की थी। और चौका घाट इसका आजकल वर्तमान में नाम है। ठीक है। अब देखो क्या मान्यता है धार्मिक ग्रंथों में, कहीं कहीं इसको क्या है, केदार मंडले, केदार खस मंडले। अभी खस क्यों आया? चलो केदार मंडल तो आपने देखा है ना, तो केदार खस मंडल क्यों आया, इसका रीजन दिखाते हैं क्या है। केदार खंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची कहा जाता है। क्या कहा मैंने? केदार खंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र किसके अधीन था? खस जाति के लोग बहुत ज्यादा सशक्त थे। ठीक है। माना जाता है जब खस थे, खसों के समय बौद्ध मत का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। खसों के टाइम बौद्ध मत का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं जो खस राजा थे वो किससे लिंक करते हैं उसको, किससे लिंक करते हैं, इन्हें आर्य मानते हैं। किन को आर्य मानते कहोगे? तो खस राजाओं को कुछ लोग आर्य मानते हैं। ठीक है। आपसे मैंने कहा धार्मिक ग्रंथों में यहाँ किसके, केदार खस मंडली। आपको ये पूछा जाएगा खस कहाँ पे स्थित थे, या खस प्रदेश का पर्यायवाची किसे कहा जाता था? तो केदार खंड, एक गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कुछ विद्वान ऐसा तक मानते हैं कि जो खस जाति के लोग बहुत ज़्यादा सशक्त थे, मजबूत थे गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है। खसों के समय गढ़वाल में बौद्ध, आपसे चलो ये पूछा जा सकता है कि खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में किसका प्रचार प्रसार हुआ? क्या बोला मैंने? खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में किसका प्रचार प्रसार हुआ? आपको याद रखना बौद्ध धर्म का। कुछ लोग जो विद्वान है, ये पूछा जाए, चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आया ना। अगर किसी ने ये पूछ दिया कि कुछ विद्वान खसों को किससे लिंक करते थे या किससे जोड़ते थे, ये खस आखिर है कौन, तो याद रखना खस कौन थे? आर्य से जोड़ा जाता था खसों। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखो अब हम बात करने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र में। तो उसमें जो पर्वत था ना, उसका नाम क्रांतेश्वर पर्वत था। क्रांतेश्वर पर्वत जो है वो किसका कहा, ये क्रांतेश्वर पर्वत किसका आपसे कहा जाएगा कि ये किसका एक तरह से अवतार था? तो आपको याद रखना भगवान विष्णु का ये अवतार था। ठीक है। कौन सा? क्रांतेश्वर पर्वत, जो कहाँ पर स्थित है कहोगे? वो है चंपावत में स्थित है। ठीक। और इसका आकार कैसा था? तो कच्छप के समान। कच्छप मतलब होता है कछुए के समान, यह आकार है किसका? क्रांतेश्वर पर्वत का। देखिए अब हमारा क्या है, कुमाऊं क्षेत्र। मैंने कहा अगर आप कुमाऊं क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो केवल फोकस ऑन चंपावत। देखो चंपावत में ऐसा क्या था? ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में केवल फोकस करना चंपावत। चंपावत में एक पर्वत था जिसके कारण ही हमारा जो कुमाऊं है, कुमाऊं का नाम पड़ा। अच्छा जी, एक पर्वत कौन सा था? तो पर्वत आजकल जैसे क्रांतेश्वर पर्वत है, क्रांतेश्वर पर्वत को आजकल किस नाम से जाना जाता? तो कांडादेव व फिर क्या हुआ, कानदेव। इन नाम कांडादेव या फिर कानदेव नाम से आजकल वर्तमान में जाना जा रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है। अच्छा आपसे मैं एक चीज बताऊं, कुर्मांचल था ना, मैंने कहा कुर्मांचल किससे बना? मानस खंड में कहा गया इसको। मानस खंड में कुमाऊं को कुर्मांचल कहा गया। ठीक। कुर्मांचल संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपने, हाँ बहुत बच्चे हैं कि भैया पेपर में आ जाएगा। अच्छा कुर्मांचल जो है किसको कहा जाता है? सर कुमाऊं को कहा जाता है। चलो ठीक है, ये तो हर बच्चे को आता है। अच्छा बताओ फिर कुर्मांचल जो है किस भाषा का शब्द है? ओ भाई, वहाँ पहाड़ी लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? वहाँ के पहाड़ी लिखोगे? नहीं लिख सकते ना, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? तो वो आपको याद है संस्कृत भाषा का। ठीक है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। अब आगे चलकर जो एक कुर्मांचल है, ये देखो जब आगे बढ़ा ये कुर्मांचल है तो प्राकृतिक भाषा में कुमू हो गया। ठीक है। आपसे पूछा था कि कुमू क्या है, तो कुर्मांचल का ही अलग नाम है। ठीक है। क्या कहा मैंने? ये कुर्मांचल का नाम प्राकृतिक भाषा,
एक संस्कृत में कुर्मांचल, फिर प्राकृतिक में आए तो वो किस में बदल गया कुमू, और लास्ट हिंदी तब जाके वो किस में हुआ कुमाऊं में चेंज हो गया। अभी तक का समझ में आया बच्चों? बिल्कुल सर। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि प्रारंभ में केवल चंपावत को रख लो, इसी को कुमाऊं कहा जाता था। कोई पूछ ले भैया एक चीज बताओ, कुमाऊं जो है पहले केवल किसको कहा जाता था? आपको याद रखना है केवल सर, हमको को पता है कुमाऊं को ही पहले क्या, सॉरी चंपावत को ही कुमाऊं कहा जाता था। ठीक है, किसको? चंपावत। अब उसके बाद थोड़े जब आगे बढ़ा, समय बढ़ा, तब जाके आगे चलकर जो अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा गया। किसको? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, जो उधम सिंह नगर, बागेश्वर, इन सबको क्या रखा? कुमाऊं। ठीक है, अब देखो पूछा क्या जाता है ये चीज़ें, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है, यह कहाँ मिलता है? तो स्कंद पुराण के मानस खंड में। मानस खंड आपको याद रखना है कहाँ से मिला है? मानस खंड से। मानस खंड से मिला है कुर्मांचल का उल्लेख। कुर्मांचल क्या था? संस्कृत भाषा में किसका नाम है? कुमाऊं का नाम है। प्राकृतिक भाषा में कुमू, उसके बाद फिर हिंदी में जाके बना कुर्मांचल, सॉरी कुमाऊं, हिंदी में जाके कुमाऊं बना। ठीक है, ओके। अब जब प्रारंभ में कहा केवल चंपावत, उसके बाद कहाँ कहाँ गया है? चंपावत गया, फिर जाके वहाँ उधम सिंह, बागेश्वर, अल्मोड़ा, और लास्ट वाला जो है पिथौरागढ़, इन जगहों को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख। अब ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आपको याद रखना है स्कंद पुराण के मानस खंड में। आपको इतना याद रखना है। देखो मैंने कहा कुमाऊं याद है, बिल्कुल याद है। कुमाऊं और गढ़वाल याद है, दो जगह नाम है। गढ़वाल में क्या कहते थे उसको? केदार खंड। तो भैया मानस खंड तो आएगा, स्कंद पुराण तो पता है ना, स्कंद पुराण के मानस खंड में तो कुमाऊं का होगा। ओ समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों, यहाँ कुछ जातियाँ थी कौन कौन सी? किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्यावर, नाग। कौन सी? किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर। ठीक है, कौन? किरात, ठीक हो गया। किन्नर, ठीक है सर। यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग। ठीक। महाभारत में कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, ये सब ठीक, वो तो है। इंपॉर्टेंट चीज़ अब आई। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आई है? देखो जाखन देवी जब आता है, किसके बारे में? जाखन देवी। आखिर ये जाखन देवी है कौन? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखी है? देखो ये है जाखन देवी। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया महाभारत के कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, नहीं, इतना कुछ नहीं आता आपके लिए। ठीक है, हाँ जो ज़्यादा ही डीपली पढ़ना उनके लिए ठीक है। अब देखो जाखन देवी मंदिर आता है इंपॉर्टेंट, आपसे पेपर में पूछा जाता है जाखन देवी टेम्पल कहाँ स्थित है? क्या कहा? जाखन देवी टेम्पल कहाँ स्थित है? आपको याद रखना कहाँ है? अल्मोड़ा में। ओके, अल्मोड़ा में। अच्छा, ये अत्यंत प्राचीन है। ये पूछा जाता है कि जाखन देवी मंदिर जो है, यहाँ से आपको किस चीज़ की पुष्टि होती है? क्या बोला मैंने? कहा जाखन देवी जो आपका मंदिर है, यहाँ से किस चीज़ की पुष्टि होती है? तो यक्षों की। ठीक, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि यक्षों की जो पुष्टि होती है वो कौन से मंदिर से होती है? तो याद रखना आपको जाखन देवी टेम्पल से। दूसरा तरह से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जाखन देवी टेम्पल से किसकी पुष्टि होती है? तो यक्षों की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा, ये मैंने कहा आपसे पूछा जाएगा एक चीज़, वो क्या चीज़ है बताया जाए। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन से नागों देवता बहुत ज़्यादा थे कुमाऊं क्षेत्र में। एक नागों के कारण ही एक जगह का नाम यहाँ नाग पड़, मतलब बेरी नाग पड़ा है। ज़्यादा नाग होने के कारण जगह का नाम बेरी नाग भी है। तो देखते हैं वो कौन कौन से नाग है। देखो बेनी नाग, बेनी नाग कहाँ स्थित है? कुमाऊं क्षेत्र में। बीनाग, धौनाग, कालीनाग, पिंगलनाथ, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवता का इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो। देखो एक ये बेनाग कहाँ स्थित है? आपको यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आपको देखो आपसे पूछा क्या जाता है कि नाग जाति के लोग कहाँ निवास करते थे? तो कुमाऊं क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक हो गया। देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई है,
ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि उपयुक्त नाग मंदिरों में प्रसिद्ध पिथौरागढ़ में कौन सा नाग मंदिर है। मैंने कहा पिथौरागढ़ में कौन सा नाग मंदिर है, दिमाग में छाप लो, 10 बार बता चुका हूँ। कौन सा है, बीनाग, बेरी नहीं है, पिथौरागढ़ में बेरी नाग नहीं है, लोग बेरी नाग कहते हैं लेकिन बी नाग हो। क्या नाम है, बी नाग। देखो बी नाग या बैनी नाग, क्या बी नाग है या फिर बैनी, बहन को क्या कहते हैं, बैनी। तो कौन सा नाग है, बैनी का नाग है। तो बैनी नाग एक पिथौरागढ़ में है और बी नाग पिथौरागढ़ में। ये पूछा जाता है पेपरों में कि बी नाग कहाँ स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको देखना है जब हम स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व में आए मुंडा भाषा, ठीक है, मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के स्कूल। आपको याद रखना है कि किरातों के वंशज आज कहाँ पाए जाते हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र के 2 जगह याद रखना, अस्कोट और डीडी हाट, वहाँ पर किरातों के वंशज पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, मैंने कहा कि आपको याद रखना है कि जो किरात हैं कौन सी भाषा में, मुंडा भाषा में। ठीक है। किरातों के वंशज जो हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, अस्कोट और डीडीहाट में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुमाऊं में भी खस राजाओं का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। और जो खस राजा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको पता है किसका बारे में बताया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा है। और कुमाऊं में राजपूत के प्रवेश से पहले खसों का प्रभुत्व था। जब कुमाऊं में राजपूत आए उससे पहले किसका आधिपत्य था या कौन थे, आपको याद रखना है। वो नाम क्या है, वो है आपका राजपूत। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से भी आगे करते हैं प्रमुख लेख। ठीक है, चलिए।